नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में नई वीडियो में बात कर रहे हैं लूप करंट मेथड की। मैक्सवेल के इस मेथड में हम ब्रांच की करंट की बजाय इंडिपेंडेंट लूप में करंट को अज्यूम करते हैं और लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप सीधे मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आ जाती है। तो शुरू करते हैं लूप करंट मेथड। मैक्सवेल के लूप करंट मेथड से जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करते हैं तो सर्किट के सारे एक्टिव एनर्जी सोर्स वोल्टेज के रूप में होने चाहिए। अगर सर्किट में कोई करंट सोर्स दिया हुआ हो तो उसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स में बदल लेंगे। यहाँ ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है उसमें सभी सोर्स पहले से वोल्टेज के रूप में है, इसलिए इस स्टेप 1 की करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने की हमें जरूरत नहीं है। लूप करंट मेथड में हम ब्रांच की बजाय लूप में करंट को अज्यूम करेंगे। जैसे एक करंट कल्पना की जा रही है कि 12 वोल्ट के सोर्स से 3 ओम से 4 ओम में होता हुआ 6 वोल्ट के सोर्स से होता हुआ वापस इस तरह से लूप में सर्कुलेट हो रहा है। इस बची हुई शाखा के साथ हमें दूसरा इंडिपेंडेंट लूप बनाना है। लूप सिंपल कम ब्रांचेस वाला और सामने दिखने वाला हमने ये पीली हाईलाइट में लिया और एक करंट को कल्पना की कि वो इस तरह से I2 के रूप में फ्लो कर रहा है। इस स्थिति में कुछ ब्रांचेस के रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो सिर्फ एक लूप का पार्ट है। जैसे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस में सिर्फ I1 करंट फ्लो हो रही है तो इसका करंट I1 लूप करंट हो गया। इसी तरह से 5 ओम का करंट I2 लूप करंट हो गया। जबकि ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है वो लूप 1 और लूप 2 में कॉमन है और इसमें जो करंट है वो या तो इस दिशा में I1 माइनस I2 कहलाएगा या फिर उल्टी दिशा में I2 माइनस I1 कहलाएगा। तो हम लूप करंट की मदद से ब्रांच करंट पता कर सकते हैं। अब तीसरी स्टेप में इन लूप करंट को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के वोल्टेज लॉ इक्वेशंस बनाएंगे, वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, और फिर उन्हें सॉल्व करके पहले लूप करंट निकाल लेंगे और उसके बाद ब्रांच करंट पता कर लेंगे। इस शान हाईलाइट लूप में अगर लेफ्ट बॉटम से हम चलना शुरू करें तो सबसे पहले हमने एक 12 वोल्ट के सोर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई पोटेंशियल क्रॉस किया तो ये 12 वोल्ट की राइज हो गई है। इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में हम करंट की डायरेक्शन में गए हैं और इसका करंट यही I1 लूप करंट है तो ये 3I1 की ड्रॉप हो गई है। अगर इसमें करंट हम इस दिशा में I1 माइनस I2 लें तो ये ड्रॉप हो गई है 4I1 माइनस I2 की इस 4 ओम में। और अब इस लास्ट 6 वोल्ट के सोर्स में हम हाई से लो गए हैं तो ये 6 की भी ड्रॉप हो गई है। इसे रीअरेंज करते हैं तो समीकरण का ये स्वरूप आ जाता है 7I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6। येलो हाईलाइट इस दूसरे लूप में भी हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इक्वेशन बना सकते हैं। एक बार फिर बॉटम लेफ्ट से शुरू हुए, सबसे पहले ये 6 वोल्ट की राइज हो गई क्योंकि हम लो से हाई गए हैं। इस करंट को इस दिशा में I2 माइनस I1 ले लें तो इस 4 ओम में ये 4I2 माइनस I1 ड्रॉप हो गई है और इस 5 ओम रेजिस्टेंस में हमारा लूप करंट सेकंड जो I2 है वही ब्रांच करंट है तो ये 5I2 की ड्रॉप हो गई है। रीअरेंज करें तो समीकरण का रूप हो गया माइनस 4I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 6। इन समीकरणों को I1 और I2 के मान निकालने के लिए मैट्रिक्स रूप में लिखना उचित होता है। तो आप देखिए ये 7I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 12 माइनस 6 ये हमारे पहले लूप की इक्वेशन हो गई और माइनस 4I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 6 ये दूसरे लूप में KVL इक्वेशन हो गई है। तो इन दोनों KVL इक्वेशन को हमने इस स्वरूप में लिख लिया है। इस स्वरूप को हम बिना राइज ड्रॉप कैलकुलेशन के इस सिस्टम से निकाल सकते हैं जहां ये एक रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है R11, R12, R21, R22। अगर ये दो लूप है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। ये वो दो लूप करंट है I1 और I2 जिन्हें कॉलम मैट्रिक्स में हमने लिख लिया है और ये दोनों लूप में सोर्स EMF के समेशंस हो गए। ये पहले लूप में सोर्स EMF का सम है और समेशन E2 दूसरे लूप में सोर्स EMF का सम है। R11 पहले लूप के सभी रेजिस्टेंस का जोड़ है और पहले लूप में दो रेजिस्टेंस 3 ओम और 4 ओम का जोड़ 7 ओम आ गया है। इसी तरह से R22 दूसरे लूप के सभी रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 5 ओम और उनका जोड़ ये 9 ओम आ गया है। R12 और R21 कॉमन रेजिस्टेंस है और ये दोनों एक समान मान के होंगे और ये पहले और दूसरे लूप में जो एकमात्र कॉमन रेजिस्टेंस ब्लू फ्रेम में दिखाया हुआ 4 ओम वो हो गया। अगर इस कॉमन रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस में दोनों लूप करंट एक ही दिशा में होते तो इसका साइन पॉजिटिव लिया जाता। यहाँ हमारे दोनों लूप करंट हमने क्लॉकवाइज लिए हैं तो कॉमन रेजिस्टेंस में इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस 4 ओम का मान तो 4 है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो R12 और R21 की जगह हमने -4 वैल्यू पा ली है। समेशन E1 पहले लूप में ये जो दो वोल्टेज सोर्स आए हैं, ये 12 वोल्ट का और ये 6 वोल्ट का, इनका सम है। लूप की सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होगी अगर ये लूप करंट को सपोर्ट करे या लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकले। तो यहाँ आप देखिएगा कि 12 पॉजिटिव नेचर की सोर्स वोल्टेज है और यहाँ 6 वोल्ट की जो नेचर है वो इस अज्यूम्ड लूप करंट को अपोज कर रही है और हमारा लूप करंट इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा है। तो अगर लूप करंट पॉजिटिव एंड से बाहर निकले तो सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव, और अगर लूप करंट नेगेटिव एंड से बाहर निकले लूप में तो हमारी सोर्स वोल्टेज नेगेटिव। तो दो सोर्स वोल्टेज +12 और -6 का सम, ये 6 आ गया है। समेशन E2 दूसरे लूप की सोर्स EMF का सम है और दूसरे लूप में केवल एक ही सोर्स वोल्टेज है 6 वोल्ट जो इस लूप करंट को सपोर्ट कर रही है। हमारा अज्यूम्ड लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है तो ये 6 वोल्ट जो दूसरे लूप की सोर्स वोल्टेज है वो पॉजिटिव 6 हो गई है। तो हम पाते हैं कि सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन से हम रेजिस्टेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं और थोड़ी सी लॉजिक से हम EMF मैट्रिक्स बना सकते हैं, और ये जो स्वरूप है वो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ इक्वेशंस को बिना राइज और ड्रॉप की कैलकुलेशन किए हुए सिस्टमैटिक तरीके से सरलता से निकाल लेता है। इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में समीकरण बाद में हल करना भी आसान है, बनाते समय भी इसमें त्रुटियों की संभावना कम है, और अगर कोई त्रुटि हो भी जाए तो उसकी जानकारी सहज प्राप्त हो जाएगी जांच से। इसलिए ये जो लूप मेथड है जो ज्यादा सिस्टमेटिक और बेहतर मेथड है। कुछ अभ्यास करते हैं तो चीजें समझ में आ जाएगी। इस मैट्रिक्स फॉर्म में आई इक्वेशन को क्रैमर के रूल के मदद से हम हल करके I1 और I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। I1 से हमें 3 ओम की करंट मालूम हो जाएगी और I2 से 5 ओम की करंट मालूम हो जाएगी, और 4 ओम की करंट I1 और I2 का डिफरेंस होगा। अगर I1 ज्यादा है तो नेट करंट इस दिशा में होगा, और अगर I2 ज्यादा होता तो इस करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती, लेकिन वो I1 और I2 के डिफरेंस के बराबर होता। तो लूप करंट से हम ब्रांच करंट निकाल सकते हैं, और इस तरह से सवाल करना सबसे सहज है, और हम इसका जितना अभ्यास करें उतना अच्छा है। और सभी तरह के प्रश्न जिसमें सारे सोर्स वोल्टेज के रूप में हो इस विधि से हल किए जा सकते हैं। एक दिए गए 2 लूप वाले इस प्रश्न को जिसमें सारे सोर्स वोल्टेज के रूप में है, सभी प्रतिरोधों के करंट मान मैक्सवेल के लूप करंट मेथड से निकालते हैं। हमें स्टेप 1 करंट सोर्स को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे सोर्स पहले से वोल्टेज सोर्स के रूप में है। मान लिया कि ये I1 और I2 दो लूप करंट है और हमने इन दोनों लूप करंट को क्लॉकवाइज लिया है। अब चाहें तो इसे उल्टा भी ले सकते हैं। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ इक्वेशन है वो सीधा हम मैट्रिक्स रूप में निकाल सकते हैं, जहां R11 पहले लूप के सभी रेजिस्टेंस का सम है और पहले लूप में 2 रेजिस्टेंस 3 और 4 और इनका जोड़ R11 7 ओम आ गया है। इसी तरह से R22 दूसरे लूप के सभी रेजिस्टेंस का जोड़ 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम और 1 ओम और जोड़ आ गया 5 ओम। R12 और 21 ये कॉमन रेजिस्टेंस है, और अगर कॉमन रेजिस्टेंस में आप देखिए लूप करंट I1 की दिशा नीले तीर की जैसी है और लूप करंट I2 4 ओम में लाल तीर की दिशा में जा रहा है। दोनों लूप करंट इस कॉमन रेजिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इस 4 ओम का साइन माइनस हो गया है। तो जो कॉमन रेजिस्टेंस है 12 या 21 उसकी वैल्यू हो गई -4। तो बहुत सहजता से सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन से हमने रेजिस्टेंस मैट्रिक्स बना ली है। ये वो अननोन लूप करंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। समेशन E1 पहले लूप में सभी सोर्स EMF का सम है और पहले लूप में 2 सोर्स वोल्टेज है, एक 12 वोल्ट और एक 6 वोल्ट। अगर ये सोर्स वोल्टेज लूप करंट को सपोर्ट कर रही है और लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है तो ये सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव काउंट होगी। इसी तरह से ये दूसरी लूप में जो सोर्स वोल्टेज है वो भी इस लूप करंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है तो इसका भी साइन प्लस हो गया। तो ये दोनों +12 और +6 हमारा सम समेशन E1 हो गया है। इसी तरह से समेशन E2 दूसरे लूप में सभी सोर्स वोल्टेज का सम है और दूसरे लूप में केवल एक ही सोर्स वोल्टेज है 6 वोल्ट, और इस 6 वोल्ट की चेष्टा इस I2 को सपोर्ट करने की नहीं है। हमारा अज्यूम्ड लूप करंट इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा है, तो ये जो समेशन E2 के लिए जो 6 वोल्ट है उसका साइन नेगेटिव हो गया है और ये मेरी वैल्यू हो गई। और ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में सीधे सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन से हमने पता कर लिए हैं।
अगर इसी परिपथ में हम लूप करंट I2 की डायरेक्शन बदल देते हैं तो इक्वेशन के फॉर्मेट और फाइनल आंसर में क्या चेंज होगा उसे समझते हैं। अगर हम लूप करंट 2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं तो पहले लूप में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो पहले R11 था वही R11 अब होगा। R22 के मान में भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉमन रेजिस्टेंस में पहले दोनों लूप करंट ऑपोजिट थे तो उसका साइन -4 था, और जब I2 लूप करंट की दिशा बदल दी गई है तो इस कॉमन रेजिस्टेंस में I1 क्लॉकवाइज लूप करंट और I2 एंटी क्लॉकवाइज लूप करंट एक ही दिशा में आ गए हैं, तो इस कॉमन रेजिस्टेंस का साइन जो पहले नेगेटिव था अब +4 दोनों R12 और R21 का हो जाएगा। जब दोनों लूप करंट क्लॉकवाइज अज्यूम किए गए थे तो करंट मैट्रिक्स ये रूप रखती थी। दूसरी स्थिति में I1 करंट तो पहले की भांति क्लॉकवाइज है लेकिन I2 को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है, तब भी करंट मैट्रिक्स का रूप तो वही है जो पहले था, लेकिन अगर हल करेंगे तो आप पाएंगे कि I1 जो दोनों बार लूप करंट एक ही दिशा में है उसका मान और साइन एक ही आएगा, जबकि ये जो दूसरा लूप करंट जिसकी दिशा बदल दी गई है उसका मान तो पहले वाले लूप करंट के बराबर होगा, लेकिन दोनों I2 जो पहले हमने मानी है क्लॉकवाइज और जो बाद में हमने मानी है एंटी क्लॉकवाइज उनके साइन अलग अलग आएंगे। पहले लूप करंट में चेंज नहीं है तो समेशन E1 में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे लूप करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, तो ये जो सोर्स वोल्टेज पहली लूप करंट डायरेक्शन के साथ नेगेटिव था -6, अब वो बदली हुई स्थिति में हमारा अज्यूम करंट सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहा है तो इसका साइन +6 हो जाएगा। तो दो चेंज हुए हैं, कॉमन रेजिस्टेंस का साइन बदल गया है और समेशन E2 में सोर्स वोल्टेज लूप करंट की डायरेक्शन उल्टी करने से उल्टी हो गई है। हम पा रहे हैं कि लूप करंट की डायरेक्शन उल्टी करने पर कॉमन रेजिस्टेंस का साइन बदल गया है, और जिस लूप की डायरेक्शन उल्टी की है उनकी सोर्स EMF के साइन भी बदल गए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बात है वो ये है कि दोनों तरीकों से जब हम समीकरण हल करेंगे तो I1 के मान और चिन्ह सेम आएंगे और I2 के मान भी दोनों कैलकुलेशन से, अगर आप अंतिम क्रैमर रूल से कैलकुलेशन करते हैं तो मान दोनों समीकरणों से, चाहे ये ग्रीन हाईलाइट वाला समीकरण स्वरूप हो इस क्लॉकवाइज लूप करंट के साथ या फिर ये शान हाईलाइट वाला रूप हो एंटी क्लॉकवाइज लूप करंट के साथ, दोनों में I2 के मान सेम आएंगे लेकिन I2 का साइन दोनों में ऑपोजिट आएगा तो अंतिम परिणाम सेम आएंगे। हम लूप करंट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं और समीकरण बनाने के बाद हल करने पे परिणाम सेम आते हैं। एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न का अभ्यास करते हैं, लेकिन इसमें हमें सारे सोर्स वोल्टेज के रूप में नहीं दिया हुआ है। एक 2 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ पैरेलल अकम्पनीड 4 ओम का प्रतिरोध है। ऐसी स्थिति में हमें स्टेप 1 में इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना है। हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, हम इस करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, इसके आइडियल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस आएगा इसकी सीरीज में V IR जैसे रूप से 4 का 2 से गुणा करके जो 8 वोल्ट आएगा वो वोल्टेज सोर्स बना देंगे। क्योंकि ये तीर ऊपर की तरफ है तो इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और हमने एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में बदल देना है। माना I1 और I2 चित्रानुसार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे अज्यूम्ड लूप करंट है तो पहले लूप में सभी रेजिस्टेंस का जोड़ R11 9 ओम हो गया है, 5 और 4 का जोड़, और दूसरे लूप में सभी रेजिस्टेंस का जोड़ 12 और 4 ओम 2 रेजिस्टेंस है, 16 ओम आ गया है। ये 4 ओम पहले और दूसरे दोनों लूप में कॉमन है और कॉमन रेजिस्टेंस में दोनों लूप करंट ये I1 और ये I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इस R12 या R21 का साइन -4 हो गया है और ये हमारी रेजिस्टेंस मैट्रिक्स हो गई है। R11 पहले लूप के सभी रेजिस्टेंस का जोड़ 9, R22 दूसरे लूप के सभी रेजिस्टेंस का जोड़ 16 और 12 और 21 जो रेजिस्टेंस है कॉमन वो -4। ये हमारे अज्यूम्ड लूप करंट की कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब पहले लूप में दो सोर्स वोल्टेज है 10 वोल्ट और 8 वोल्ट। हमारा अज्यूम्ड लूप करंट 10 वोल्ट के पॉजिटिव एंड से बाहर निकला तो 10 वोल्ट का साइन हमने पॉजिटिव ले लिया और 8 वोल्ट से हमारा अज्यूम्ड लूप करंट नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा है। ये 8 वोल्ट का सोर्स हमारे लूप करंट को अपोज कर रहा है तो 8 वोल्ट का सोर्स EMF नेगेटिव हो गया है। इसी तरह से दूसरे लूप में ये 8 वोल्ट का सोर्स इस लूप करंट को सपोर्ट कर रहा है तो ये +8 है और ये 6 वोल्ट का सोर्स इस लूप करंट को अपोज कर रहा है क्योंकि हमारा लूप करंट इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकल रहा है तो ये -6 हो गया है। इस तरह से हमने समेशन E1 और समेशन E2 निकाल लेना है। केवल सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से हमें रेजिस्टेंस मैट्रिक्स और समेशन E1 और समेशन E2 निकालने से किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है। क्रैमर रूल बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। I1 ज्ञात करने के लिए हमने ये जो I1
I1 के कोफिशिएंट का कॉलम था 9 और -4, इसको इस इक्वल टू कॉलम ये 10 - 8 भी 2 है और नीचे 8 और 6 का अंतर भी 2 है, उससे रिप्लेस कर दिया है। और ये रेजिस्टेंस मैट्रिक्स एज इट इज नीचे डिनोमिनेटर में ले ली है और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए ये 2 और 16 का प्रोडक्ट बिना साइन चेंज किए 32 आ गया है और इस -4 और 2 का प्रोडक्ट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका साइन चेंज करेंगे तो वो +8 आ गया है। इसी तरह से 16 9 जा 144 है और 4 4 जा 16 है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है और फिर साइन चेंज हुआ है तो ये माइनस हो गया है और हल किया तो ये अंतिम परिणाम I1 का 5/16 एम्पियर आ गया है। जो 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस है उसमें करंट पहला लूप करंट ही है तो हम 5 ओम में करंट ज्ञात कर चुके हैं 5/16 एम्पियर। इसी तरह से I2 के कोफिशिएंट वाली कॉलम को 2 और 2 से रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स में इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैट्रिक्स का भाग करने से हमें I2 आ जाएगा और हल करने पे इसका मान 13/64 एम्पियर आ गया है और जो I2 है वही 12 ओम का करंट हो गया है तो 12 ओम में एक्चुअल करंट I2 13/64 एम्पियर आ गया है। अब प्रश्न है कि हमारे 4 ओम का करंट क्या है। हमने मैक्सवेल लूप करंट से सर्किट सॉल्व करने के लिए ओरिजिनल सर्किट में करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल लिया है। ये 4 ओम और ये बदले हुए रूप में 4 ओम मान में समान है, प्रतिरोध एक जैसे दिखते हैं, पर वास्तव में रूपांतरण के बाद इस 4 ओम की करंट उस 4 ओम की करंट नहीं है। ऐसी स्थिति में 4 ओम की जो हमारे ओरिजिनल सर्किट में करंट है उसे ज्ञात करने के लिए हमें जो 5 ओम की करंट हमने प्राप्त की है अरूपांतरित रूप में दोनों सर्किट में I1 जो क्रैमर रूल से हमने निकाली है 5/16 एम्पियर और जो 12 ओम की करंट हमने निकाली है क्रैमर रूल से I2 13/64 एम्पियर, उसका उपयोग यहाँ किरचॉफ करंट लॉ की मदद लेंगे और 4 ओम की करंट प्राप्त होगी। जरा समझते हैं। इस ओरिजिनल सर्किट में अगर अपन जंक्शन P पर किरचॉफ का धारा नियम लगाएं तो हम पाते हैं कि I1 और 2 एम्पियर ये दो करंट है जो नोड पर जंक्शन पर आ रहे हैं और माना 4 ओम की करंट X है तो I2 12 ओम में और X इस 4 ओम का हमारा करंट जा रहा है, आने वाला करंट जाने वाली करंट के बराबर, ये किरचॉफ का विभव नियम हो गया है। I1 का मान हम क्रैमर रूल से 5/16 एम्पियर और I2 का मान 13/64 एम्पियर प्राप्त कर चुके हैं तो गणना करके हम X का मान ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से लूप करंट के बारे में आपकी इंट्रोडक्टरी समझ बनी होगी। लूप करंट पे हमारी जो कोर प्रैक्टिस वीडियो है उसमें हम 3 लूप के साथ 3/3 की रेजिस्टेंस मैट्रिक्स के साथ किस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशंस बनती है उन्हें समझेंगे और 3/3 की मैट्रिक्स को क्रैमर रूल से किस तरह से हल करते हैं वो जानेंगे तो आपकी लूप करंट के बारे में समझ परीक्षा उपयोगी हो जाएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। हमारी सारी वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।